Okay, good morning and welcome back. Is there some echo a little bit? Let me just check. I think now it's okay. Okay. I mean, before I could start, there are already same queries that I was expecting. Good morning messages from Rishabh, Shreyashi, Garv, Dhruv, Harshit, and Garv has already made a request कि सब घर से ही पढ़ो भाई. Okay, actually क्या ना उस दिन जब बहुत ज्यादा अटक गया था ना, तो हमने फिर वो आईटी टीम को भी बुलाया, तो फिर हमने एक R&D किया था उस दिन. एक्चुअली हम लोग यूज कर रहे थे या मैं यूज कर रहा था, पता नहीं सब लोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे. मैं यूज कर रहा था वाईफाई. तो फिर हमने रूम चेंज करके ना वाईफाई का जो राउटर है, वो जो बॉक्स है, उसके आसपास किया अपना सेटअप, और उससे भी नहीं हो पाया. जो सेकंड क्लास हमने किया था वो तो और बदतर था, जबकि उस समय तो बिल्कुल राउटर के एकदम बगल में क्लास ले रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि दूसरे रूम में थोड़ा सा शायद रेंज कम हो रहा हो या इंटेंसिटी कम हो रहा हो या स्पीड कम हो रहा हो. हमने ये सोचा, तो देखिए कि वो भी नहीं था, यानी कुछ और प्रॉब्लम था. ठीक है ना. तो फिर हमने वाईफाई छोड़ के लैपटॉप को लगाया सीधे लैंडलाइन के साथ एक वो क्या बोलते हैं इंटरनेट केबल से जोड़ के, और उसके बाद टेस्ट करके देखा था. करीब 5-10 मिनट टेस्ट किया था एंड इट वाज वेरी फाइन. तो आज तो खैर मेरा घर से ही टर्न था. कल मैं जाऊंगा स्कूल, तो देखता हूँ फिर से R&D करेंगे, लेकिन वही वाला करेंगे, लैन केबल से ही करेंगे. और इट सीम्स कि लैन केबल में बिल्कुल स्टेबल स्पीड आता है, और उस वाले से यानी वाईफाई में क्या होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, और जो भी वजह रहा हो ठीक से हो भी नहीं रहा है. ठीक है ना. सो दैट इज द थिंग. But sorry, one thing is that I could not discuss that day about the क्या बोलते हैं KVPI thing. Sorry for that. Just that एक तो उस दिन दिमाग में भी नहीं था, इतने सारे डिसरप्शंस हो रहे थे, तीनों क्लास उस दिन डिसरप्टेड हो गए, तो इस वजह से दिमाग उधर ही था, तो मैं डिस्कस नहीं कर पाया. अच्छा हुआ याद दिलाया, मैं कल जब जाऊंगा स्कूल में तो जरूर डिस्कस करूंगा. बट लास्ट ईयर का अगर मैं देखता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ था, मतलब बायोलॉजी के खास करके हुआ था, और एक दो टॉपिक फिजिक्स का भी मैंने कराया था, तो मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसे. आई होप कि दैट थिंग विल बी हेल्ड दिस ईयर आल्सो. अब किस फॉर्मेट में क्या एंड ऑल, दैट इज अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक. ठीक है ना. गर्भ से इसकी लास्ट वाला पार्ट वापस करवा दीजिए. लास्ट वाला पार्ट में काम करता हूं, मैं ब्रीफ कर देता हूं. आई थिंक दैट वुड बी गुड इनफ. लास्ट वाले पार्ट में कुछ ऐसे आया था, मुझे वैल्यूज याद दिला देना, मैं फटाफट एक रिव्यू कर देता हूं, है ना. देन वी विल प्रोसीड. एंड दैट इज कि अगर ऐसे करके छोड़ते हो और वी नॉट और एम के आर, तो एक ओमेगा क्रिटिकल आया. ओमेगा क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि वो ओमेगा सच दैट कि जो वेलोसिटी है और जो ओमेगा है, इस बार देखो दोनों ही रिड्यूस करेगा. क्यों? इस बार फ्रिक्शन डेफिनेटली इधर है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी उधर है और ओमेगा आर का भी कंपोनेंट उधर है, तो देयरफॉर लोएस्ट पॉइंट तो डेफिनेटली सामने की तरफ जाना है, यानी फ्रिक्शन डेफिनेटली पीछे की तरफ. कोई डायलेमा में नहीं हूं कि पता नहीं ये ज्यादा ना हो जाए वो कम ना हो जाए, ऐसे कुछ नहीं है. दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए वो ज्यादा कम वाला कोई मामला ही नहीं है ना. तो देयरफॉर फ्रिक्शन हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन. और ऐसे केस में क्या होगा ना, ये ऑपोज करेंगे दोनों को. इसलिए ओमेगा क्रिटिकल इज दैट वैल्यू. अब मुझे याद नहीं आ रहा है तो अपने आप को नोट्स में देख लेना, सो दैट कि दोनों ही वेलोसिटी और ओमेगा इकट्ठे जीरो हो जाए. तो ये ओमेगा भी जीरो हो जाए और वेलोसिटी भी जीरो हो जाए, ये v का और ये ओमेगा. ठीक है ना. तो ये इकट्ठे जीरो हो जाएंगे. सो दैट वाज योर ओमेगा क्रिटिकल. उसका कुछ वैल्यू आया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक यू मस्ट हैव सीन इट. उससे अगर ज्यादा ओमेगा दोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वेलोसिटी पहले का जीरो होगा. और अगर वेलोसिटी पहले जीरो होता है और ओमेगा अभी भी रह जाता है, तो दैट केस क्या होगा, टर्न करेंगे पीछे. तो इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा क्रिटिकल, then v is equal to 0 happens first, and then the body turns back. ये ना देखो क्लास होता तो मैं फिर ये एक बार डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाता, बट वैसे डेमोन्स्ट्रेशन तो करना मुश्किल है. आई डोंट
डोंट नो वेदर आई हैव एनीथिंग इन दिस। मैं कोशिश करता हूँ, वैसे दिखाना मुश्किल ही है, शायद ही दिखा पाऊंगा। कुछ इस तरीके से समझ लो, कुछ इस तरीके से कि ये खुद अपने आप कर लेना पेन को लेके, कि जैसे अगर ऐसे करके छोड़ते हो ना, ये देखो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऑलमोस्ट हो गया था वैसे। ये देख रहे हो, ये कैसे वापस आ गया? वो इसलिए क्योंकि मतलब ये तो खैर स्लोप के वैसे वापस आया, बट यू मस्ट हैव गॉट अ फील ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, आई मीन, है ना, कि ऐसे मैंने स्पिन रिवर्स करके दिया है, तो ऐसे ऐसे आगे जाके फिर अगर ओमेगा उस समय रह गया तो फिर क्या होगा, वापस आ जाता। तो मे बी यू कैन ट्राई एट होम, ये करके देख लेना, हो जाता है। आई मीन प्लेन ग्राउंड पे अगर कोई तुम्हारे पास छोटा सा कोई सिलेंडर टाइप का अगर है, लंबा सिलेंडर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा जिसका लेंथ कम है, तो और अच्छा हो जाता है। इवन मार्कर वर्कर या पेन वेन लेको भी करोगे तो देखना हो जाता है, कि देखना थोड़ा सा टेंडेंसी वापसी का होता है। तो वो कैसे, इस केस में वेलोसिटी जीरो पहले होगा, यानी वेलोसिटी जीरो होगा और वेलोसिटी टर्न करेगा, और ओमेगा उस समय जीरो नहीं होगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ओमेगा ज्यादा दिया मैंने, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये वेलोसिटी जीरो होगा, वेलोसिटी उसके बाद नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं मॉड भी प्लॉट करता हूं, मॉड भी, ठीक है ना, तो इन दैट केस क्या होगा, ये वेलोसिटी इधर ना जाके फिर मैं इधर करूंगा और फिर प्योर रोलिंग इस तरीके से। तो ये हो गया v और ये हो गया ओमेगा नॉट आर, ठीक है ना, ये v नॉट, ये ओमेगा नॉट आर, ये हो गया ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा क्रिटिकल। और अगर ओमेगा कम होता है, ठीक है ना, और अगर ओमेगा कम होता है, इन दैट केस ऑब्वियसली फिर क्या होगा ना, ओमेगा पहले जीरो होगा और वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा, और फिर ओमेगा उल्टा डायरेक्शन में होगा फाइनली, तो ओमेगा का डायरेक्शन पलटेगा एंड सो ऑन। तो देयरफॉर कुछ ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, मे बी लेट्स से इस बार तो ओमेगा कम है, तो मे बी लेट्स से v और ओमेगा r, ये पहले जीरो हो गया, ये अभी जीरो हुआ नहीं है, थोड़ी देर बाद जीरो होगा, तो ये एक्चुअली उल्टा डायरेक्शन में होगा। बट अगर तुम मॉड प्लॉट करते हो, लेट्स से मॉड मतलब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट रखते हो तो मॉड प्लॉट करोगे, इन दैट केस क्या होगा, ये ऐसे जाके फिर ऐसे। तो ये हो जाएगा जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। सो आफ्टर दिस स्टेज, इस स्टेज के बाद, इस स्टेज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, और ये स्टेज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मींस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द लास्ट क्लास, एक जिसमें मैंने ओमेगा देके छोड़ा था और एक जिसमें इनिशियली वेलोसिटी देके छोड़ा था। So they will all become that question, and henceforth you can use the formula that had come up. I think solid cylinder के लिए कुछ omega naught by 3 आया था या v naught by 3 आया था, कुछ कुछ ऐसे आया था। Those conclusions you have in a notebook हमें, तो like उसको यूज करके तुम इसको सबमिट सकते, ठीक है? चलो, that was the fundamental experience। देखो स्लिपिंग रोलिंग में कई सारी चीजें हैं, अभी और इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। तो फिर मैंने एक और क्वेश्चन दिया कि चलो ठीक है, जब ये हो गया तो फिर ये टारगेट करो करके मैंने एक क्वेश्चन दिया, तो चलो मैं यहीं पे दे देता हूं, मैं यहीं पे दे देता हूं। सपोज ये थीटा है, म्यू है, एम आर, एंड लेट्स से सॉलिड सिलिंडर। वैसे सॉलिड सिलिंडर को कंपलसरी नहीं, इट कैन बी एनीथिंग। चलो गो अहेड। हैव यू नोटेड वन थिंग, कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने बोला देखो ऐसे करके मैंने रख दिया, तो बताओ क्या होगा। सो इट्स अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, सो यू कैन मेक योर ओन कमेंट्स, यू कैन मेक योर ओन कमेंट्स। नो इनिशियल वेलोसिटी। तो आई थिंक कुछ चीजें तो बहुत ऑब्वियस है, अभी इतना डिस्कशन हो चुका है कि आई डोंट थिंक आई नीड टू मेंशन इट। इस बार देखो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है ना, फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, श्योरली। ध्रुव से इसके नीचे गिर जाएगा,
Sure. Interesting. Okay, I've just launched a poll. Aryan has said that omega becomes less, but V along the plane increases. Okay. वैसे पोल्स के रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं और पोल से ना मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगने लगा है कि व्हाट ऑल यू आर थिंकिंग. Okay, Deham has given a more comprehensive answer. चलो, good, good, good. No harm. ठीक है. I think let's end the poll now. 30 people have already attempted it. चलो, not bad. 31 now. 32. Okay, I've just ended the poll and let me share the result. फिर से शायद 100% से ऊपर ना हो जाए. कई बार तो मैंने देखा है कि रिजल्ट जो है 100% से ऊपर आ जाता है. So 18 out of I think 32 had said yes, it will come down. 6 said no. So will the body come down? No, that means the body will go up. And 8 of them said maybe. Okay. एक्चुअली क्या ना प्रॉब्लम एक होता है कि इस टाइप के पोल में मे बी आंसर इतना डोमिनेट हो जाता है तो कई बार ना बच्चे सोचते हैं चलो मे बी ही दे दे. है ना. चलो. ओके, होम पार्ट से इसकी ना इस बार 100% हुआ है. चलो, बट दैट्स अ गुड थिंग. अब सुनो, द पॉइंट इज दैट इस बार ये बॉडी देखो, अल्टीमेटली तो बॉडी को नीचे जाना है, ये तो पक्का मालूम, सबको मालूम है. आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस दैट. द ओनली क्वेश्चन इज दैट जैसे मैंने इसको ऐसे ट्विर्ल करके रख दिया, उस वक्त क्या होगा? बॉडी ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे या वहीं पे रहेंगे? सो दैट विल डिपेंड. कैसे? इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा. देखो इसके ऊपर फोर्सेस क्या है, देखो जरा. टॉर्क मत देखो, अभी फोर्स देखो पहले. mg sin थीटा, म्यू mg cos थीटा, सॉरी mg cos थीटा और नॉर्मल एक्शन. दीस आर द फोर्सेस एक्टिंग. टॉर्क का एनालिसिस बाद में कर लेंगे, वो देखता हूं. अभी पहले फोर्सेस देखो. फोर्सेस तो यही है. ये तो बिल्कुल वो इंक्लाइन प्लेन वाला केस है जो हमने पार्टिकल के लिए डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ चैप्टर में. Therefore, the first conclusion is that if theta is greater than theta, that means body slips down. क्यों? थीटा ग्रेटर देन थीटा आ रहा है, यानी mg sin थीटा ज्यादा है, mg cos थीटा ज्यादा है, तो यानी क्या होगा? बॉडी स्लिप करके नीचे आए, तुरंत स्लिप करके नीचे आना शुरू हो जाए. बाद में क्या होगा? दैट्स अ डिफरेंट मैटर. वी विल डिस्कस दैट. इफ थीटा इज लेस देन थीटा, द बॉडी goes up. And if theta is equal to theta, body stays there till omega is equal to 0. क्यों? क्योंकि अगर मान लो ओमेगा 0 हो जाए, देखो अभी ओमेगा नॉट दिया और मान लो mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा मान लो बराबर है, तो ऐसे केस में क्या होगा? वो बॉडी यहीं पे घूमता रहेगा. कैसे घूमेगा? ऐसे. ये देखो,
उसके बाद नीचे प्योर रोलिंग से आ जाएगा. आफ्टर स्टॉपिंग it comes down pure rolling without slipping. Can you tell me how is it, can you now tell me how is it that I am guaranteeing कि अगर ये ओमेगा रुक जाएगा या जिस वक्त ओमेगा रुकेगा तो ये प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करके नीचे आएगा, इसका गारंटी मैं किस बात कर रहा हूं? नेटवर्क इश्यू आ रहा है. वेल दैट्स वेरी अनलाइकली, क्योंकि आज तो घर से कर रहा हूं. आज तो मैं घर से देख रहा हूं. अच्छा, ध्रुव गुप्ता इज सेइंग कि हाँ मेरे इसमें. अच्छा ठीक, ओके फाइन, लेट्स गो ऑन. समझ गया. हाँ जी, तो मैंने ये बोला कि अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू थीटा आर होगा, इन दैट केस क्या होगा ना, ये बॉडी वहीं पे स्लिप करते 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 रुकेंगे पहले और फिर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करके आएंगे. कैन यू नाउ आंसर दिस क्वेश्चन कि इसका गारंटी मैं कैसे दे रहा हूं? ऑन व्हाट बेसिस आई एम सेइंग कि हाँ ये प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करके ही आएंगे अगर थीटा इज इक्वल टू थीटा आर हुआ तो. इसका गारंटी मैं कैसे देख रहा हूं? जल्दी आंसर करो. वन लाइनर आंसर है ये. वन लाइनर आंसर है बेटे. और इसका आंसर मैं दे चुका हूं. मैं पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं. और शायद इसका आंसर मैंने हाफ ईयरली के बाद तो नहीं, हाफ ईयरली के पहले ही दिया. तो अभी तक किसने आंसर नहीं किया? अब सुन लो. I am able to guarantee this that it will be coming down with pure rolling without slipping. That's because theta r is less than theta s. Theta s याद है ना, वो एंगल है जिसमें बॉडी स्लिप करके नीचे आता है नेचुरली. क्योंकि याद करके देखो, because tan theta r is equal to mu and tan theta s is equal to mu into 1 plus, अब मुझे याद तो नहीं आ रहा है बट जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद r स्क्वायर बाई k स्क्वायर या कुछ k स्क्वायर बाई r स्क्वायर था, ऐसे कुछ था. तो देखो ऑब्वियसली आई एम नॉट रिमेंबरिंग आइदर दिस और द अदर वे अराउंड. एक बार देख लेना, चेक कर लेना अपने नोट्स में. तो 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर था या तो 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर था, बट जो भी था therefore theta s has to be greater than theta r. और हमने क्या किया? थीटा दिया है, थीटा r के बराबर दिया है. तो therefore ये जो अभी सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है? थीटा इज इक्वल टू थीटा आ रहा है और ये बॉडी ऐसे से घूम रहा है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाएगा. ये देखो रुक गया. इसके बाद ये प्योर रोलिंग करके नीचे आएगा क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ स्लिपिंग है वो ज्यादा है. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एंगल ऑफ स्लिपिंग का फॉर्मूला देख लो. ये हो सकता है ये गलती भी हो, एक बार चेक कर लेना. आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर है या के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक बार चेक कर लेना. Can you please check once कि r square by k square था या k square by r square था? Can you please check once? एक बार चेक करोगे ये वाला, ये r square by k square था या k square by r square था? Can you just check your notebook में? यही था. चलो ठीक है, मैं भी अपने गोला मिटा देता हूँ. ठीक, यही सही. ठीक है. So that is the right answer it seems. Soma has told that. So therefore एक केस का तो रिजोल्यूशन हो गया. एक केस मुझे पता चल गया कि अगर थीटा इज इक्वल टू थीटा एस होगा तो इन दैट केस सॉरी यही ऐसे ऐसे घूमते घूमते रुकेंगे पहले और फिर प्योर रोलिंग करके वापस आएंगे. ओके, एक केस ओवर हो, थीटा इज इक्वल टू थीटा. अब हम ध्यान देंगे थीटा ग्रेटर देन थीटा आर होगा तो क्या होगा, या थीटा लेस देन थीटा आर होगा तो क्या होगा. तो थीटा अगर लेस देन थीटा आर होगा तो क्या होगा? थीटा अगर लेस देन थीटा आर होगा तो mg sin थीटा कम होगा तो mg cos थीटा ज्यादा हो जाएगा. So then the body
starts moving up, लेकिन इनिशियली तो स्लिपिंग करेगा। तो क्या होगा पता है, इनिशियली दोनों की वैल्यूज घटेंगे। इनिशियली ये होगा, इसका ग्राफ इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैं V और ओमेगा को प्लॉट करता हूं तो ये देखो ओमेगा नॉट आर, ओमेगा नॉट आर घटेगा, V बढ़ेगा और फिर दोनों मिलके वापस नीचे। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट हो, ये एनालाइज हो पा रहा है? देख लो, समझ लो अच्छे से। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इस बार फ्रिक्शन इधर है ना, और इस बार फ्रिक्शन ज्यादा है, म्यू एमजी कॉस थीटा ज्यादा है, क्योंकि इस बार मैंने थीटा को कम करते, थीटा कम करते क्या होता है, एमजी साइन थीटा घट जाता है और म्यू एमजी कॉस थीटा बढ़ जाता है। इस बार ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, ऐसे करके ये देखो, ये फ्रिक्शन ओमेगा को घटा रहा है, ये देखो ओमेगा आर घट रहा है, तो ये ओमेगा आर है, ये वी है, और यही फ्रिक्शन देखो वी को बढ़ा रहा है, जीरो से बढ़ता जा रहा है, ये देखो जीरो से बढ़ता जा रहा है। तो कभी ना कभी बराबर होगा, कभी ना कभी बराबर होगा इस स्टेज में आके, यहाँ पे आके वी और ओमेगा सब कुछ बराबर होगा। लेकिन अभी भी है तो ऊपर की तरफ ही ना, वी बढ़ते बढ़ते और ओमेगा आर घटते घटते बराबर हुआ है, लेकिन है तो अभी ऊपर की तरफ ही। इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा और क्लाइंब करेंगे, तो मे बी समवेयर टिल हियर, तो क्लाइंब करेंगे और फिर वापस आना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि थीटा थीटा आर से भी कम है, तो यानी प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग से ही आएंगे, यानी क्या होगा, ऐसे। वो अलग बात है कि अगर तुम साइन कन्वेंशन को फॉलो करो तो वो एक्चुअली ऐसे जाए, बट देन मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से इंटरेस्ट रख रहा हूं कि भाई गया और वापस आ रहा है, तो स्पीड प्लॉट कर रहा हूं बेसिकली, है या नहीं? तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको तुम हटा सकते हो चाहो तो, मतलब इसी का मिरर इमेज कर दो, तो ये फाइनली नीचे आएंगे, यानी ये हो गया सारा अपवर्ड जर्नी, ये हो गया सारा अपवर्ड जर्नी, और इसके बाद है ना डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो, इट हैज स्टार्टेड टू कम डाउन। एक्स एक्सिस क्या है, टाइम है ऑब्वियसली, एक्स एक्सिस में टाइम है, दैट इज आई थिंक ऑब्वियस। ये हो गया फर्स्ट, सॉरी सेकंड केस, जब थीटा लेस देन थीटा, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, अब अगर मान लो थीटा ग्रेटर देन थीटा है, then there are two possibilities, if theta is greater than theta s, तो यानी वो क्या होगा, परमानेंटली स्लिपिंग डाउन करके आए, पूरा स्लिपिंग डाउन करके ही फॉरएवर चलेंगे। और if theta is greater than theta but less than theta s or maybe equal to even, ठीक है ना, after some time it will achieve ये चीज, कुछ देर बाद प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग एक्वायर करेंगे, लेकिन इनिशियल जर्नी स्ट्रेट अवे डाउनवर्ड स्टार्ट। And acceleration, linear acceleration is always, yeah, acceleration is downwards लिखो, तो इनिशियल का तो कोई जरूरत नहीं है, acceleration हमेशा ही डाउनवर्ड से होगा। तो क्या होगा ना, ये डाउनवर्ड चलता जाएगा, that's what is going to happen. कृष्णा ने आस्क्ड कि v is equal to ओमेगा होगा, फिर फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना, तो फिर ऊपर कैसे जाएगा? ना 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 ना, तुम तो मुझे लगता है कंफ्यूज कर रहे हो हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ। इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में भी फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड है, या रिटार्डेड कर लो, जैसे भी कह लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक्सेलरेटेड है, पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, तो देयरफॉर देयर विल बी फ्रिक्शन इन दिस केस। इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में भी फ्रिक्शन होता है, ठीक है क्रिश, इज दैट ओके नाउ? यस सर। चलो ठीक है, तो देयरफॉर इस केस में कभी भी फ्रिक्शन रुकने वाला नहीं है, किसी भी केस में,
किसी भी केस में फ्रिक्शन रुकने वाला नहीं, फ्रिक्शन हमेशा ही ऐड करेंगे, ठीक है, इन ऑल द थ्री केसेस एंड विद इन ऑल द थ्री केसेस ऑल्सो इन ऑल द टाइम जोन्स। जैसे ये एक पर्टिकुलर केस हुआ, लेकिन इसके ये एक टाइम जोन है, ये एक टाइम जोन है, ये एक अलग टाइम जोन, ये वापसी वाला टाइम जोन है, लेकिन तीनों टाइम जोन में फ्रिक्शन होगा। तो मेरा कहने का मतलब कि इस पूरे क्वेश्चन में हर सिचुएशन में या हर केस में और विद इन अ केस हर टाइम जोन में कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन ऐड करेगा। हाँ, नेचर बदल सकता है। जैसे इनिशियली यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक फ्रिक्शन है, फिर यहाँ पे स्टैटिक और यहाँ पे भी स्टैटिक। ये मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, जब थीटा लेस देन थीटा आर है तो, एंड सो ऑन। बाकी तो अपने आप समझ लो। चलो, so that was about a brief discussion on what are the different possibilities that are going to happen if I, let's say, leave that body up there. ठीक है? Now you might say, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है क्या? तो देखो, क्वेश्चन ऑनेस्टली स्पीकिंग आजकल उतना बड़ा तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, एक पॉसिबिलिटी तो है ना कि जैसे इसी केस में मे बी कंप्रेंशन आ गया तो पूरा डिटेल डिस्कशन के बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो आंसर करने में सहूलियत हो जाएगा। दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2 इज दैट देखो, सिर्फ छोटे छोटे आइडियाज से ना बड़ा पिक्चर क्लियर नहीं हो पाता। तो इसलिए कभी कभी भले ही एग्जाम में ना आए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं के थ्रू ना एक होलिस्टिक पिक्चर बनता है। सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन करके उतना होलिस्टिक पिक्चर नहीं बन पाता। दैट्स द कंसर्न। That's why we are sometimes doing slightly bigger questions also, which have many possibilities and so on. ठीक है, चलो, so that was about your discussion on rolling etc. अब मैं एक और क्वेश्चन दूंगा और यही शायद अभी फिलहाल के लिए लास्ट है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ और लेके। एंड दैट इज, सपोज मैंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, जस्ट स्फीयर लिया, लेट्स सॉलिड स्फीयर। इस बार इस वॉल में भी फ्रिक्शन है, इस वॉल में भी फ्रिक्शन। क्वेश्चन इज, अगर इसको इनिशियली कुछ ओमेगा नॉट दिया जाए, अगर इसको इनिशियली ओमेगा नॉट दिया जाए, फाइंड टाइम टेकन टू स्टॉप, फाइंड टाइम टेकन टू स्टॉप। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनेबल क्वेश्चन, ठीक है ना, और दोनों में फ्रिक्शन है। ये एक वॉल के कॉर्नर है, ठीक है, वॉल के कॉर्नर है, और इस कॉर्नर में उनको एनालाइज करना है कि कितना टाइम लगेगा इस बॉडी को स्टॉप होने में। कुछ वैल्यूज वगैरह भी दे दूं क्या? चलो, वैल्यूज भी दे देता हूँ, ठीक। रेडियस ले लेता हूँ 2 मीटर, मास 10 kg, ओमेगा नॉट सपोज है 40 रेडियन पर सेकेंड। म्यू को सिंपल कर देता हूँ, म्यू इज 1। चलो, 1 is too much है, हाँ, म्यू इज हाफ। गुड, तो क्या थोड़ा सा कुछ वैल्यूज भी निकल आएगा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड एक्सेट्रा। So I'm giving a minute's time, or rather maybe half a minute at least to analyze and think of it, then we'll intervene and discuss. So if somebody is nearly achieving or got the answer, maybe you can just send it across. Okay, let me start by drawing the free body diagram. So the first part of the free body diagram is like this, that this will be experiencing a friction of μmg. I'm drawing the key parts of the diagram because drawing everything is not required really. तो यहाँ पे एक μmg फ्रिक्शन आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, let's call it as m dash, which will also be equal to μmg, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ना, ये इस बॉडी को उधर आगे ले जाना चाहता है, तो वॉल को प्रेस करेगा। वॉल को कितने से प्रेस करेगा? μmg। नाउ यू माइट से वो तो हॉरिजॉन्टली क्या बोलते हैं,
फ्रिक्शन फोर्स हो गया नीचे सरफेस पे। हाँ बिल्कुल बात सही है, ये फ्रिक्शन फोर्स भी हुआ और क्योंकि एक्स के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहा तो नॉर्मल एक्शन भी उतना होना पड़ेगा, एंड इन टर्न दैट विल क्रिएट अनदर फ्रिक्शन एंड दैट इज लाइक दिस mu n dash which is actually equal to mu square mg। ये mu mg भी है और mu square mg भी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये mu mg अब बदल जाएगा, यानी अब ये mu mg रहेगा नहीं। यानी देखो एकदम स्टार्ट में जस्ट मोमेंटरीली सोचो, mu mg फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, ये प्रेस किया, प्रेस करते ही ऊपर की तरफ एक mu square mg फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्ट हुआ तो mu mg बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन क्या, ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ना mu square mg, ये क्या करेगा, यहाँ के नॉर्मल रिएक्शन को बदल देगा। तो अगर मान लो t इज इक्वल टू 0 पे अगर मान लो नॉर्मल रिएक्शन mg था, तो जैसे ही प्रेस करेगा वॉल को तो ये mg से हट जाएगा, बल्कि mg से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट उसको ऊपर की तरफ मिल रहा है इस फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अब उस फ्रिक्शन को मैं mu square mg नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन पे mg नहीं है। Therefore, let me write it as now instead of mu mg, now let me write it as mu n, so that is making more sense, mu n। अगर ये mu n होगा तो ये भी mu n होगा, तो ये हो जाएगा mu n का mu यानी mu स्क्वायर है, ठीक है ना, mu n डैश और हो जाएगा mu स्क्वायर है। तो यानी y एक्सिस पे अगर मैं बैलेंसिंग इक्वेशन लिखता हूं, y एक्सिस पे ये हो जाएगा mu स्क्वायर n प्लस n इज इक्वल टू mg, जो कि सेंटर के उसमें लग रहा होगा mg, है ना, वेट तो है, एक नॉर्मल एक्शन नीचे से लग रहा है n और एक म्यू स्क्वायर n भी ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी n आ गया, इससे n का वैल्यू आ गया mg बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा ना, टॉर्क आ गया। तो यानी देखो अब टोटल टॉर्क कितना है, अगर मैं सेंटर मास के ऊपर देखता हूं टॉर्क, तो ये ओमेगा है और दोनों देखो ओमेगा इज लाइक एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो दोनों का टॉर्क ऐड हो जाए, यानी मैं लिख सकता हूं टॉर्क का इक्वेशन म्यू एन इंटू आर प्लस म्यू एन डैश इंटू आर इज इक्वल टू आई, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर लिया है, यानी 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, यानी अल्फा इज इक्वल टू म्यू एन और एन हो गया mg बाय 1 प्लस आर म्यू स्क्वायर, तो ये म्यू एन आर, तो एक काम करूं म्यू आर कॉमन लो, तो एन प्लस एन डैश, बाय द वे एन डैश क्या है, एन डैश इज इक्वल टू एक्चुअली म्यू एन, है ना, तो यानी म्यू एन या तो बाय 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 2/5 एम आर, तो कैलकुलेशन चेक करते रहना, तो लाइक एन निकाल लो तो 1 प्लस म्यू, यानी म्यू एक आर भी कैंसिल करा दो, तो म्यू इंटू एन हो गया, एन कॉमन ले लेता हूं मैं, 1 प्लस म्यू बाय 2/5 एम आर, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एट, सो दिस इज अल्फा एक्चुअली, अल्फा फाइनली कितना आ गया, म्यू इज हाफ, एन इज mg बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, mg तो कैंसिल हो गया n, है ना, तो सिर्फ g रह जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर हो गया तुम्हारा हाफ, 1/4 यानी 5/4, सॉरी 1 प्लस एक सारा कंफ्यूजन हो गया, m हो गया mg का तो 10 आ गया, 1 प्लस 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर 4/5 इंटू 1 प्लस म्यू दैट इज 3/2 अपॉन 2/5, m तो खत्म हो चुका है, 2/5 into m तो ऑब्वियसली पहले खत्म हो चुका है, r is 2 आई थिंक दैट्स इट, ये आ रहा है शायद, एक बार चेक कर लेना, 2 2s are 4 तो कैंसिल हो गया, और क्या आई थिंक 5 कैंसिल हो गया, एक 2 इधर से कैंसिल हो गया, 5 तो आई थिंक 15/2 आ रहा है शायद, एक बार देखो जरा चेक करते हैं, 15/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज व्हाट आई एम गेटिंग एज अल्फा, मेरा ये आ रहा है, एक बार प्लीज चेक कर लेना। अच्छा, देयरफॉर t will be what,
ओमेगा नॉट बाय अल्फा। क्यों? क्योंकि 0 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, तो 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, तो टी क्या हो गया? ओमेगा नॉट बाय अल्फा। तो ओमेगा नॉट तो दे रखा है 40 रेडियन पर सेकंड, तो 40 बटा 15 बटा 2, 80 बाय दिस थिंग, तो 16 बाय 3 सेकंड। चलो एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेना, इन केस इट इज राइट, देन माय फाइनल आंसर विल आल्सो बी राइट एंड दैट इज 16/3 सेकंड्स। ठीक है, एक बार बस अल्फा चेक कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्टेप जब किए। जस्ट चेक दिस क्रूशियल कैलकुलेशन दैट आई डन। कोई एक दो जने कर लो अच्छे से। Krishnagar is given the answer as 128/3. Deham is given 64/15. ठीक है ना? चलो कोई नहीं, हो सकता है कि मेरा भी गलत हो, पता नहीं। कैलकुलेशन तो मैंने ऐसे ही कर लिया बिना पुट किए, कुछ माइंड में कर लिया लगभग। ठीक है, प्लीज चेक दिस वंस, दैट्स इट। एक बार ये पूरा एक्सप्रेशन चेक कर लो। So the point is that this time the friction at the ground is no more mu mg, it is only mu n. वैसे भी फॉर्मूला mu mg है भी नहीं, जस्ट टू रिमाइंड यू, वैसे भी फॉर्मूला mu mg नहीं है, वैसे भी फॉर्मूला mu n ही है। ठीक है, आई होप आई एम करेक्ट। इफ इट इज दैट, इफ दैट इज द केस, देन कैन वी मूव ऑन। किसने चेक किया इसको, कैलकुलेशन को? 16/3 तक किसने चेक किया है? नहीं, चेक कर लो। Okay, it is right. चलो, Som seems to have corrected another check, and it is right, it seems. चलो कोई नहीं, एक आध जन और देख ले तो अच्छा रहता। ठीक है, with that we more or less come to the end of discussion on pure rolling without slipping in normal cases. In normal cases, so you might say ये normal case वाला क्या होता है ना? well, याद करके देखो, हमने इवेंट डायनेमिक्स वाले चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, एंड वी कॉल दैट टॉपिक एज impulsive reaction and thereby impulsive friction. So in this case also, in this chapter also, we will have a discussion on impulsive friction. Okay, so impulsive friction. Okay. One other thing that I would like to mention is that कि देखो, याद करके देखो, हमने सबसे पहले जब टॉर्क का इक्वेशन लिखा था तो हमने लिखा था टाउ इज इक्वल टू dl बाय dt, यानी dl चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टाउ dt। ध्यान रखना इस चीज को। तो एंगुलर इंपल्स कहते हैं dl को, एक होता है एंगुलर मोमेंटम, तो l इज एंगुलर मोमेंटम and dl is called as angular impulse. कृष्णा का सेस के वो रिपीट कर दो, मैंने अभी कुछ खास बताया नहीं है, अभी जस्ट डिस्कशन स्टार्ट किया था। इंपल्सिव फ्रिक्शन का क्या रोल है, हमने डायनेमिक्स चैप्टर में भी थोड़े बहुत डिस्कस किया था इंपल्सिव फ्रिक्शन, आज उसी को और थोड़ा कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू dl by dt, dl is equal to this, l is angular momentum, we know that, we have already introduced you to that, dl is angular impulse। ठीक है, that's the case। so मैं आज के दोनों में क्या डिफरेंस है? well एक्चुअली देखो, दोनों अपने अपने टाइप ऑफ मोशन के लिए सिमिलर। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स का जो रोल है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क का एग्जैक्टली वही रोल है, बस कंटेक्स्ट अलग है। वो लीनियर मोशन का कंटेक्स्ट है, ये रोटेशनल मोशन का कंटेक्स्ट है। सिमिलरली मोमेंटम का जो कंटेक्स्ट है लीनियर मोशन में, वही समझ लो कि है एंगुलर मोमेंटम का कंटेक्स्ट है या रोल है इन रोटेशनल मोमेंटम। वहां पे लीनियर इंपल्स होता था, चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर इंपल्स है, and that is change of angular momentum. So these are similar quantities, yeah, analogous quantities to each kind of its motion, linear and rotational. ठीक है ना? So therefore there is not much of a conceptual difference as such. हाँ, definition obviously अलग है, क्योंकि momentum का definition P है, that is mv, और angular momentum का definition कुछ और है, r cross p. Obviously their definitions don't match, but they are playing a similar role in each of its kind of motion.
ठीक है ना, जैसे इनर्शिया डिफाइन होता है ना उसी तरीके से, तो यहाँ पे भी यही है। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द consequences। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा आज, ठीक है, और वो है कि वैसे तो तुम लोगों ने इस जनरेशन को देखा नहीं है ज्यादा, शायद देखा ही नहीं होगा। अनिल कुंबले और शेन वॉर्न के बॉलिंग देखा है क्या तुम लोगों ने? मैं पुराने वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइव। यस सर। अच्छा, मतलब जब बहुत छोटे थे। पहले ऐसे तो मतलब लाइव मैच तो नहीं देखा कोई उनका, मैंने वीडियोस लाइव देखी। नहीं नहीं, लाइव का मतलब ये नहीं कि स्टेडियम में जाके, इन द सेंस कि जैसे मैच हो रहा है कहीं पे और तुमने हाँ वही वो तो नहीं देखा ऐसा। मुश्किल से देखा होगा। वही मैं करूँ, बिकॉज़ दे ऑलरेडी रिटायर्ड, आई थिंक दे ऑलरेडी रिटायर्ड 10 इयर्स बैक और समथिंग लाइक दैट। मैं इनका नाम ले रहा हूँ कुछ खास वजह से। वॉर्न वर्सेस कुंबले, मैं इनके नाम ले रहा हूँ बड़े खास वजह से, कुछ खास वजह से ले रहा हूँ। देखो, मैं मुरलीधरन का नाम नहीं ले रहा हूँ, देखा होगा। देखो, मुरलीधरन का एक अलग टाइप का मामला था कि ऑफ कोर्स ही वाज द बेस्ट बॉलर टिल डेट, उसमें तो कोई वो नहीं कर रहा हूं मैं, बट द थिंग इज दैट हिज हैंड वाज नॉट स्ट्रेट। जैसे हम लोग का हाथ देखो स्ट्रेट है, उसके हाथ ही ऐसे थे, मतलब बाय बर्थ ही उसका हाथ ऐसे था। देयर वाज अ 15 डिग्री एंगल इन हिज हैंड, जो जैसे हम लोग का हाथ देखो स्ट्रेट है, ये देखो, और उसका ऐसे नहीं था, उसका ऑलरेडी 15 डिग्री हाथ था ऐसे, बस समझो ना। तो देयरफॉर ही हैड ए, ये बर्थ डिफेक्ट है उसके, मतलब ऐसे नहीं कि कोई यू नो वो है, इट वाज अ बर्थ डिफेक्ट, तो लाइक यू कांट से एनीथिंग इन दैट। जिसके वजह से क्या होता है कि उनको टर्निंग में फायदा मिलता था। जैसे हम लोग अगर मान लो बहुत ज्यादा अगर बॉडी को ऐसे करके टर्न करते हैं ना हाथ को यूं, तो हम लोग का ना थ्रो बॉल माना जाएगा। अगर मान लो मैं बॉल डिलीवर करते हुए ऐसे करके यूं कर दूंगा ना, तो ये थ्रो बॉल माना जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ क्रिकेट। तो देयरफॉर जो बॉल हम मेरे लिए या तुम लोगों के लिए थ्रो बॉल माना जाएगा, मुरलीधरन के लिए उनको थ्रो बॉल नहीं माना जाता। अच्छा, थ्रो बॉल में एक फायदा क्या होता है, यू कैन मेक द बॉल स्पिन मोर, ठीक है ना। तो देयरफॉर ही हैड एन एडवांटेज। अब उसके लिए यू cannot blame him or you cannot give extra credit to him, but that was an advantage that he had and he used it to the fullest, and of course he is the greatest spinner, उसमें कोई शक नहीं। इसलिए वो थोड़ा अलग कैटेगरी का, मैं उस पे जाना नहीं चाह रहा, because that is also involving a little bit of the body kinetics, so like that is a little more complex. I'm not going to that. I'm going into pure physics, not anything to do with biology, and that is Shivani versus Kumble. दोनों ही डेंजरस बॉलर्स थे। इंडिया के हाईएस्ट स्पिनिंग विकेट, आई मीन हाईएस्ट विकेट टेकर इनफैक्ट कुंबले है, और ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट है शेन वॉर्न। दोनों ही स्पिनर थे, तो दोनों इंटरेस्टिंगली लेग स्पिनर थे या नहीं, लेकिन दोनों के बॉल में जमीन आसमान फर्क। वॉर्न के बॉल में क्या फर्क होता था, है ना? वॉर्न के बॉल में ये होता था कि अगर मान लो ये अगर क्रिकेट का पिच है और अगर ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू दे रहा हूं, तो वॉर्न का बॉल क्यों डेंजरस था? क्योंकि वॉर्न का बॉल यूं आता था ऐसे करके और यूं चला जाता। और एक बार देखना, एक बार शेन वॉर्न बॉल ऑफ द सेंचुरी, जिनको मैंने देखी है। हाँ चलो, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो एक बार ना गूगल कर, मतलब यूट्यूब में वो करना शेन वॉर्न, ठीक है ना, बॉल ऑफ द सेंचुरी, ये माना जाता है। उसमें क्या होता है, बैट्समैन यूं खेल रहा है और लेग स्टंप के बहुत बाहर बॉल था, वाइड टाइप का बॉल था, लेग स्टंप के बहुत बाहर बॉल था, वाइड टाइप का बॉल था। बैट्समैन सोचे चलो ठीक है, एक रन मिल जाएगा, क्या करना है उसको अटेम्प्ट करके, तो बैट्समैन तो खड़े ही रह गया, बस यूं बैट लेके खड़े रह गए, और उसके पीछे से जो है विकेट गिर गया, बोल्ड आउट हो गया। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बॉल ऑफ द बैट्समैन। आपके क्या हो गया भाई, ये कैसे बोल्ड आउट हो गया? मैं तो इसको छोड़ दिया बॉल को, मैं तो आराम से अगर पैर भी लगा देता ना तो वो नहीं होता है। राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए अगर लेग स्टंप के लाइन के बाहर बॉल आके फिर अंदर आता है ना, तो एलबीडब्ल्यू भी नहीं होता। तो देयरफॉर अगर उसको इतना ही था शक कि भाई कहीं बॉल आके विकेट को ना गिर जाए, तो कम से कम पैर ही लगा देता, एलबीडब्ल्यू नहीं होता, रन नहीं मिलता। और वैसे भी टेस्ट मैच था तो इतना कोई मैटर भी नहीं करता है, कोई हड़बड़ी। So he just simply stood there कि अरे ये तो वाइड बॉल अच्छी है, जाने दो, इधर विकेट कीपर को लेने दो। तो कुछ नहीं किया, खड़ा रह गया
और पीछे से जो है बॉल स्पिन करके। सो ही वाज फेमस फॉर द अमाउंट ऑफ स्पिन ही कुड जनरेट। यानी बॉल अगर यूं आ रहा है तो देखना बॉल अपने ट्रेजेक्टरी से एंगल पे टर्न करके चला जाए। दैट वाज हिज मोस्ट डेंजरस बॉल। प्लस गूगली उगली भी आता, तो चलो गूगली तो आजकल हर एक को आता है, इवन कुंबले आल्सो हैड अ गूगली, नॉट वेरी फेमस बट देन टू एन एक्सटेंट ही आल्सो न्यू दैट। So those are different things. His ball was more dangerous. Shane Warne's was because of the top spin. Tremendous amount of spin, angle. कुंबले का बॉल दूसरे वजह से डेंजरस। कुंबले का था फ्लिपर। फ्लिपर को अगर मैं इसमें दिखाऊंगा ना तो तुमको कुछ लगेगा ही नहीं, तो बोले इसमें क्या है। कुंबले का ऐसे होगा, देखो यूं और बस यूं, मतलब इतना भी नहीं है तो ज्यादा दिखा दिया मैंने। कुंबले का बॉल को ज्यादा स्पिन नहीं करता, या ऐसे यहाँ पे टप्पा खा के मतलब मुश्किल से 5-10 डिग्री घूमे, मे बी 10 डिग्री। और शेन वॉर्न का तो 15-20 डिग्री तक, इतना ज्यादा। तो इमेज से ये किससे डेंजरस है, तो कुछ भी नहीं है, तो सिंपल बॉल है ना। अब इसका डेंजर कहाँ पे है, उसके लिए इधर से देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो अब मैं दिखा रहा हूँ साइड व्यू। मतलब जो जैसे मान लो जो बंदा जो है ना कवर पे या एक्स्ट्रा कवर पे खड़ा है, कवर एक्स्ट्रा कवर या मिड विकेट पे जो खड़ा है बंदा, वो उस पूरे बॉल को कैसे देखेंगे इस विकेट से उस विकेट तक, वो जरा समझो। मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो अब ये विकेट हो गया, ये विकेट हो गया, ये विकेट हो गया, यहाँ पे 3 विकेट है, यहाँ पे 3 विकेट। कुंबले का बॉल क्यों डेंजरस था वो देखो। कुंबले का बॉल यहां से आएगा, जरा स्लो मोशन में देखना मैं कैसे कर रहा हूं। Did you feel what I'm doing? यानी देखो, जब एक बहुत सिंपल सा बॉल आता है बिल्कुल मिडिल स्टंप पे या ऑफ स्टंप पे, सिंपल बॉल मतलब गुड लेंथ के आसपास टप्पा खा रहा है और मेरे पास आ रहा है, तो मुझे अगर मारना वारना होगा तो अलग बात है। अगर मुझे डिफेंड भी करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं बड़े आराम से बैट को नीचे लेके आऊंगा और वो बैट पे लगेगा, सिंपल। कहीं एज वेज कर गया तो चलो रिस्क है, बट देन मतलब सिंपल बॉल की बात कर। अच्छा, कुंबले का बॉल कोई बहुत ज्यादा स्पिन भी नहीं करता कि तुमको डरे डरे बैट रखना पड़े, कहीं ज्यादा स्पिन कर गया तो एज लेके चला जाएगा, वो भी ज्यादा खतरा नहीं। पर खतरा क्या था जरा समझो। देखो बैट्समैन ना बॉलर के बॉल के डिलीवरी के ठीक बाद फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के अंदर उसकी स्पीड देख के सारा डिसीजन लेता है, डायरेक्शन वायरेक्शन सब देख के डिसीजन ये लेता है कि मुझे बैट को नीचे कब लाना, उस बॉल को हिट करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, जो भी करना होगा, हिट करने के लिए, चाहे ड्राइव हो चाहे उसको उस टाइमिंग्स के हिसाब से नीचे लाना। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि कुंबले का बॉल ऐसे नहीं आएगा कि यूं आया और टप्पा खा के हो गया, नहीं, वो आएगा स्लोली और बाउंस करते ही एकदम से फास्ट हो जाएगा। ये इसको हम लोग कहते हैं फ्लिपर। अब सारे बॉल ऐसे नहीं होता था, जो नॉर्मल बॉल है वो नॉर्मली आता था, लेकिन बीच बीच में एक आध वो फ्लिपर छोड़ देते थे जो कि बाउंस करके एकदम से फास्ट घुस जाता था। यानी बैट बिल्कुल सिंपल बॉल, बिल्कुल हार्मलेस बॉल, तुम भी खेल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे उसके लिए हाई फाई क्रिकेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन बैट जितने देर में नीचे आता है उतने देर में पता चला बॉल जो है उसके पहले ही बैट के जगह पे, जो जहां पे हिट करना था बैट्समैन को, उससे पहले ही निकल चुका है, या तो क्या बोलते हैं पैड में, या तो पता चला विकेट में। So these were the two essential, you can say, killer balls that each had. अब इनका साइंस क्या था ये मैं समझाऊंगा, बट उसके पहले मुझे थोड़ा सा इंपल्सिव फ्रिक्शन पे और डिस्कस करना पड़ेगा। तो लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग, एंड दैट इज, सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से h हाइट ऊपर इनिशियली ओमेगा नॉट देके एक सॉलिड स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर, क्योंकि क्रिकेट बॉल तो सॉलिड स्फीयर ही माना जा सकता है, कुछ सिंपली ड्रॉप कर देता हूं। ये तो तुम रियल लाइफ में खुद करके देख सकते हो। एक बॉल ले लो और उसको ट्वर्ल करके जस्ट छोड़ दो, तो वो बॉल ऐसे से नीचे आएगा। धक्का नहीं मारना, सिर्फ ट्वर्ल करो और वहीं छोड़ दो, वो घूमते 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 देखना नीचे आएगा। और उसके बाद क्या होगा देखना, वापस बाउंस नहीं करेगा, देखना थोड़ा सा आगे चला जाएगा। यानी जैसे ही इधर बाउंस करेगा ना, तो देखना ये वापस ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा,
ये नहीं होगा। क्या होगा? राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा? राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ ऑब्वियसली। ओके, देहम एसिड की रिपीट कर दो। ऑब्वियसली आवर राइट, अरियंत, केतव, देहम, क्रिश, सब लोग ने ये बोला राइट। यानी ये जो बॉल है ना, देखना आया तो वर्टिकल और देखना जाएगा ऐसे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रेंज if coefficient of friction is equal to mu and E is equal to 1/2। तो एक काम करूं, मैं H का वैल्यू दे दूं। H का वैल्यू है सपोज 80 मीटर, ठीक है? E हाफ है और म्यू 1/3 है। तो तुमको बताना है रेंज क्या होगा। यू टेल व्हाट इज द रेंज। अब देहम एसिड की सर ऑफ साइड से लेग स्टंप पे बॉल लग गई थी। नो नो नो, दैट इज नॉट द बॉल ऑफ द सेंचुरी। तो लेग साइड से बिल्कुल पीछे से लगी थी विकेट पर। हाँ, वो पीछे से था, मतलब बैट्समैन ने को छोड़ दिया था सर कि वो मतलब लिखना वही था इधर से जैसे तो बिल्कुल बैट्समैन पीछे सोचा से कि चली गई। विकेट कीपर के पास जा रहा है, जाने दो, ये था। आई डोंट नो, मे बी यू हैव सीन सम अदर वीडियोस, मुझे लगता है शायद अभी भी देखे होंगे शायद टाइप कर। चलो, गुड दैट यू आर चेकिंग। हमेशा आदत होना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रेंज, फाइंड आउट। यानी ये बॉल देखना ऐसे करके यू करके आ रहा है और जैसे यहाँ पे लैंड करेंगे ना, देखना इधर चला जाएगा। टू फाइंड आउट द रेंज, वैल्यूज गिवन है 80, E हाफ एंड म्यू इज इक्वल टू 1/3। ओम एसिड की आदिल रशीद ने भी डाली थी 2018 में सेम टाइप की बॉल राहुल को। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पिछले सेंचुरी की बात। अभी तो और चीजें हो रहा है। आई मीन अभी तो नहीं सर, उसकी इतनी घूम भी नहीं सकती रशीद की। हाँ, उसकी इतनी घूम भी नहीं सकती रशीद खान की। नहीं रशीद खान की बात नहीं करी, आदिल रशीद की बात कर, कोई और है शायद मुझे। अच्छा हाँ, उसकी थी एक। हाँ, उसका तो अच्छा इंग्लैंड था, वाले की चलो, थी। हो सकता है। एक्चुअली देखो, आदिल रशीद का बॉल अगर मान लो उतना ज्यादा घुमा भी होगा ना, तो अभी बॉल ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर नहीं हो सकता। उसके लिए अभी और 80 साल वेट करने पड़ेंगे। बट अनिल सॉरी शेन वॉर्न के उस बॉल को तो पिछले सेंचुरी का बॉल ऑफ द सेंचुरी माना जाता है। अब वो सेंचुरी निकल चुका है ना, तो लाइक अब डिक्लेरेशन हो सकता है। चलो खैर, एनीवे लेट्स स्टार्ट दिस वन। सबसे पहली बात तो इंपल्स के ऊपर हमने डिस्कस कर रखा है, इंपल्सिव रिएक्शन के ऊपर हमने डिस्कस कर रखा है। तो इस केस में होगा क्या? इस केस में ये है कि E इक्वल टू हाफ है। तो E इक्वल टू हाफ मतलब वेलोसिटी क्या आ रहा है, जो स्ट्राइकिंग की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड क्या होगा, है ना? वही 100/2gh। तो 2 × 10 × 80 यानी 1600 यानी 40 मीटर पर सेकंड। तो दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। क्योंकि E का वैल्यू हाफ दे रखा है, सो देयरफॉर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर striking the ground will be equal to 20 meter per second. Therefore, J यानी impulse कितना हो गया ना, मास 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 जरूरत नहीं, वैसे तो मुझे लगा दिया हुआ तो देख लेता हूं, कोई जरूरत 40 + 20 that is basically 60 m। और उस समय फ्रिक्शन इंपल्स है ना, तो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन इंपल्स या हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। Horizontal impulse is equal to mu times J। mu का वैल्यू है 1/3, तो 1/3 into 60 and that is equal to 20, है ना? 60 m is equal to 20 m। So therefore Vx equal to 20 meter per second। Vx हो गया 20 मीटर पर सेकंड और इंटरेस्टिंगली Vy भी 20 मीटर पर सेकंड। अब तो और आसान हो गया, है ना? अब तो और आसान हो गया। तो यानी ये Vx हो गया 20, Vy भी 20। तो Vy की वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया
2vy by g, that is 2 into 20 by 10, and that is equal to 4 seconds. मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ. So therefore range is equal to vx into t. तो vx तो 20 है, यानी equal to 80 मीटर. यानी ये 80 मीटर दूर जाके गिरेंगे, लेकिन हाइट उतना नहीं हो पाएगा, हाइट कम हो जाएगा. हाइट तो vy square by 2g होगा, है ना? vy square by 2g, है ना? आई थिंक 20 मीटर्स हो जाएंगे. ये 20 मीटर हो जाएगा और जो रेंज है वो हो जाएगा इक्वल टू 80 मीटर. सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इंपल्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो एक बार देख लो अच्छे से. अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ा सा ये चीज है, इज दैट ओमेगा का रोल क्या है ना. ओमेगा नॉट है ना, ओमेगा नॉट मैं काम करता हूं. ठीक है, फाइंड मिनिमम ओमेगा नॉट रिक्वायर्ड है. नाउ यू माइट से कि ये मिनिमम का सवाल आ ही क्यों रहा है. मिनिमम का सवाल पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो मैंने तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया, मैंने ये एज्यूम किया कि फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स द राइट एक्सपीरियंस कर रहा है बॉल ड्यूरिंग द स्मॉल इंटरवल ऑफ कांटेक्ट. मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए एक दिक्कत है. दिक्कत क्या है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट देखो क्या हो रहा है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट ये हो रहा है, इसका ओमेगा इधर है, जिसकी वजह से ये लोएस्ट पॉइंट इधर वेलोसिटी दे रहा है, एंड देयर बाय फ्रिक्शन यहाँ पे आ रहा है. ये इसका स्टोरी. अब प्रॉब्लम पता क्या है कि अगर ओमेगा बहुत फीबल दोगे या बहुत कम दोगे तो पता क्या होगा कि जितने देर पहले, मतलब जितने देर लगेगा उसको कांटेक्ट का और बाउंस बैक करने के पहले ही पता चला ओमेगा ही रुक गया. तो अगर ओमेगा रुक जाए तो फिर फ्रिक्शन कहां से आएगा, है या नहीं? तो देयरफॉर if you want the entire motion to take place and the object not to stop during the period of contact, in that case एक minimum omega naught तुमको देना पड़ेगा. सुनो ना, एक minimum omega naught तुमको देना पड़ेगा. That means what? कि ये जो टॉर्क का impulse है वो angular momentum को कहीं खत्म ना कर दे, बस ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. So therefore if this is J, let's say ये J है, impulse है, तो एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा? एंगुलर इंपल्स विल बी इक्वल टू J इंटू आर. ठीक है, सॉरी, म्यू इंटू J इंटू आर. म्यू इंटू J इंटू आर. और J क्या है? 60 m. म्यू क्या है? 1/3. सो दैट इज इक्वल टू 1/3 60 m इंटू आर. ठीक है, ये फोर्स हो गया F डेल्टा T मतलब, और एंगुलर इंपल्स. So that should be equal to I naught into omega. That's it. So that should be equal to I naught into omega minimum. ये चीज I naught या I naught छोड़ो, I into omega minimum. ओमेगा नॉट मिनिमम निकलो. चलो ये चीज तो बस अब कैलकुलेट कर लो. तो अब तो जगह नहीं है, तो इसलिए कहां जाऊं यहीं पे लिख देता हूं. और बिल्कुल जगह नहीं. तो 20 mr शुड बी इक्वल टू I बोलते हैं सॉलिड स्फीयर दिया था मैंने, तो लाइक 2/5 mr स्क्वायर into omega naught minimum. When omega naught minimum is equal to 2 से 10 हो गया तो 550 mm तो कैंसिल हो गया, 50 r. That's it. 50 by r is equal to 50 by r तो कुछ दिया नहीं है, तो चलो r दिया होगा, तो चलो जो भी चाहिए, जो वैल्यू चाहिए. So omega naught minimum is equal to 50 by r. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना. I hope you are getting the point that I'm trying to say. सर इसमें तो ओमेगा गिरने के बाद खत्म होगा. नहीं देखो, what I'm saying is that during the time of contact सिर्फ नॉर्मल एक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, और वो फ्रिक्शन फोर्स दो इकट्ठे काम कर रहा है. एक तो इसके पास हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था ही नहीं बॉल के पास, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट फ्रिक्शन कंटिन्यूअसली एक्ट करके उसको एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स दिया,
जिसकी वजह से उसको Vx मिला। वो Vx कितना है ना, वो कैलकुलेट करके इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने देखा 20। कोई और जनरलाइज केस करना चाहे तो दैट्स अप टू यू, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। अब सवाल सुनो, अब सवाल ये है कि उसी दौरान टॉर्क भी तो लग रहा है, और टॉर्क किधर लग रहा है? ऑब्वियसली अगर ओमेगा इधर है तो फ्रिक्शन इधर है, ये देखो टॉर्क ओमेगा को रिड्यूस कर रहा है। तो टॉर्क का जो की वजह से जो एंगुलर इंपल्स है वो कम से कम एंगुलर मोमेंटम इनिशियल से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। अगर ज्यादा हो तो क्या वो उसको रोक देगा, और अगर रुक जाएगा तो इन दैट केस फ्रिक्शन एक्ट करना सामने की तरफ बंद हो जाएगा, तो फिर उसका रेंज वेंज जो भी हमने कैलकुलेट किया हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। इसलिए तुम अगर चाहते हो कि यही कैलकुलेशन बरकरार रहे, यानी बॉल पूरे दौरान, पूरे कांटेक्ट के दौरान स्पिन करता रहे और फ्रिक्शन जनरेट होता रहे सामने की तरफ, देन यू नीड दिस कंडीशन। कंडीशन क्या है? ओमेगा नॉट मिनिमम इन दिस केस शुड बी इक्वल टू 50/r। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। वैसे मैं एक इन जनरल एक सिचुएशन बता देता हूं, इसको अगर जनरलाइज कर देता हूं, चलो वैल्यूज लेके किया मैंने, इस बार इसको अगर मैं जनरलाइज करता हूं तो ये आएगा कि u is equal to just before collision under root of 2gh, v is equal to e into under root of 2gh, v, therefore delta p है ना जो मोमेंटम, so that will be equal to 1 plus e into under root of 2gh into m, ये मोमेंटम हो गया। अब अगर एंगुलर इंपल्स चाहिए तो डेल्टा j या डेल्टा एल, चलो डेल्टा एल, ठीक है ना। तो डेल्टा एल अगर देखते हो तो क्या होगा? 1 प्लस ई है ना इंटू एम इंटू आर, ठीक है ना, और एक म्यू भी आएगा ऑब्वियसली, या ठीक है, म्यू इंटू दिस, ये डेल्टा पी वाई है भाई, ठीक है ना, और उसके वजह से एक डेल्टा पी एक्स भी होगा, पहले वो भी लिख देता हूं। So delta px will be equal to mu times this, mu times 1 plus e into root of 2gh into m, and that will finally give the velocity, है ना। So like mvx after collision, this vx is after collision, ठीक है ना, this vx is after bounce, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और उसके वजह से क्या होगा? डेल्टा lx should be equal to what? नहीं, इसी को r से मल्टीप्लाई कर लो, तो mu into 1 plus e into under root of 2gh into m into r, ठीक है। So that angular momentum change should be less than the initial angular momentum, नहीं तो क्या होगा? वो रुक जाएगा और फिर सारा जो डिस्कशन हमने किया वो बंद हो जाएगा, तो फिर वैलिड नहीं हो पाएगा। That will be equal to I into omega naught minimum. That is what the science is. एक बार अच्छे से नोट कर लो। आई ओमेगा कैसे आ गया ना, ये अगर याद होगा मैंने समझाया था कि एंगुलर मोमेंटम L का होता है R क्रॉस P, ये होता है पार्टिकल के लिए, और अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होगा तो L हो जाता है I ओमेगा, दिस मींस सेंटर ऑफ मास एक्सिस और सेंटर ऑफ मास एक्सिस, तो क्या होगा? L is equal to I into ओमेगा, और एंगुलर इंपल्स क्या होगा ना? डेल्टा एल इज इक्वल टू टाउ dt, और क्या ना टाउ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल, ये चीज, ये सारे रिलेशनशिप्स हैं, और इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे मैंने वर्कआउट किया। वो अलग बात है कि आज के डिस्कशन में ये क्लियर अभी तक नहीं हो पाया कि कुंबले और शेन वॉर्न में क्या फर्क था, बट एटलीस्ट एक फाउंडेशन ले डाउन हुआ है। तो अगले दिन मैं इसी मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगले दिन कि शेन वॉर्न और कुंबले के बॉल में क्या डिफरेंस था और उनका फिजिक्स क्या, ठीक है ना। तो लाइक दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो, बिफोर आई वाइंड अप फॉर द डे, लेट मी अगेन ऐड दिस दैट अब दोबारा जो है अपना मोमेंटम गेन कर लो। हाफ ईयरली जो होना था वो हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब तो मैं इनफैक्ट बस 2-4 कॉपी रह गया मेरा, बाकी मैंने चेक भी कर दिया। आई थिंक 3 कॉपी, शायद 3 या 2 ही रह गए, कभी तो थोड़ी देर पहले भी एक कर था, आई थिंक 2 ही कॉपी रह गया बस, बाकी सब मैंने कर दिया। आई होप कि 1-2 दिन बाद उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन वो हाफ ईयरली रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता है।
The reason being that it's a CBSE kind of a test, so that is hardly any test to go by. ठीक है ना? इस वीक से जो है अच्छे से अपना दोबारा मोमेंटम प्लान्ड तरीके से चलो. देखो मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ, प्लान्ड तरीके से चलो. इमोशनल तरीके से प्रिपरेशन मत करो. इमोशनल तरीका मतलब होता है जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस पर ज्यादा टाइम डिवोट करना, जो सब्जेक्ट कम अच्छा लगता है उसको बार बार टालते रहना. मैंने पहले ही मना किया हुआ है, पहले ही मैंने स्ट्रिक्टली बताया हुआ है कि केमिस्ट्री का स्कोर हाईएस्ट कैसे लाना है, वो बार बार टारगेट करके प्लानिंग करो. हाफ एन आवर पार्क करो एवरीडे हाफ एन आवर पार्क कर दो. या एवरीडे नहीं करना चाहते हो तो 1 आवर अल्टरनेट डे कर लो, जैसे मर्जी कर लो. आई एम नॉट स्ट्रिक्टली ऑन दैट, बट यू शुड डू दैट, एंड दैट इज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली, स्पेसिफिकली हाफ एन आवर एवरेज पर डे. समझ रहे ना? तो उसको अलग ही हो गया समझ, और उसको एक पर्टिकुलर स्लॉट में डिसाइड कर लो तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होता, तो रिपीटली चलता रहता है. So these are some of the things that you should adopt at your end, and hopefully that from this week again you start making your progress chart, weekly progress chart, and then send it across so that I would also know, and I would also be in the loop as to what you are doing and not doing. For example, this week I didn't remind, though of course only 3 or 4 of you have, 5 of you have I think sent the weekly report, only 5 this time. वैसे generally around 15 से 20 के बीच में रहता है, which is also very low, but then this time तो obviously it was very very low. तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग जिन्होंने सेंड नहीं किया और अगर बनाए होंगे तो सेंड कर दो, और अगर बाई चांस किसी वजह से हाफ ईयरली की वजह से डिस्टर्ब थे तो ठीक से नहीं हो पाए वीक, कोई बात नहीं, रहने दो, इतना कुछ नहीं होता है. बट इस वीक से जो है चीजों को बहुत सिस्टमेटिकली दोबारा फुल गियर में हाफ एन आवर के स्लॉट अलग रखते हुए इनऑर्गेनिक के लिए अब इनविगोरेटेड होके फिर से अपना तैयारी शुरू करो. ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे. ठीक है ना? गर्व हैज आस्क्ड कि क्या स्कूल खोलने का प्लान है. बेटे प्लान तो कई दिन से हो रहा है, और इसलिए तो वो मंगवाया गया था वो कंसेंट एंड ऑल, बट अभी तक क्योंकि ढंग से आया नहीं कंसेंट रीजनल नंबर्स के, इसलिए अभी तक उसको टच नहीं किया गया. ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना.